हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक फाइनल कीवर्ड इन जावा। इसको हम देखते हैं। इसमें हमको फाइनल कीवर्ड के बारे में पता करना है कि क्या होता है ये। इसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये, यानी कि आफ्टर दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फाइनल वेरिएबल इन जावा, है ना। फिर आप इसको यूज़ कर पाएंगे आप अपने प्रोग्राम में, फाइनल वेरिएबल को, फाइनल मेथड को, फाइनल क्लासेस को, ठीक है। और इसके बाद मैं कवर करूँगा फाइनलाइज मेथड, ठीक है ना। तो ये होता क्या है फाइनल कीवर्ड, इसको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने इसके पहले सी सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो उसमें आपने कांस्टेंट यूज़ किए होंगे, है ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट तो नहीं है, बट हाँ कांस्टेंट जैसी चीज़ है अपने पास, है ना। यानी कि फाइनल कीवर्ड है एक अपने पास जिससे अपन कांस्टेंट अचीव कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी, यानी कि एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी भी अपने को। तो जैसा कि मैंने बताया, फाइनल कीवर्ड से आप क्या कर सकते हैं, किसी यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि मैंने यूज किया है वेरिएबल के साथ फाइनल कीवर्ड को, तो उसकी जो वैल्यू है आपने जो एक बार इनिशियलाइज की है उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, है ना। ऐसे ही यदि मेथड कोई फाइनल है तो क्या होगा, उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, यानी कि उसको रीडिफाइन नहीं कर सकते आप। ऐसे ही यदि आपके पास फाइनल क्लास है तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। इसको हम देखते हैं अभी आगे। तो बेसिकली फाइनल कीवर्ड जो है आपका, इट इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द यूजर, यानी कि यूजर को रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप उसको कुछ और उसको मॉडिफाई ना कर पाए, है ना। इसको अपन मेनली तीन चीजों के साथ यूज करते हैं, वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। तो यदि हम बात करते हैं कि यदि ये वेरिएबल्स के साथ अप्लाई किया जाता है, यानी कि द फाइनल कीवर्ड कैन बी अप्लाइड विद द वेरिएबल्स। अ फाइनल वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू, इट इज कॉल्ड ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल। तो मैं बात कर रहा हूं कि यदि आपका कोई वेरिएबल है वो फाइनल है, यानी कि आपने जैसे इंट ए, है ना, ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। यदि मैंने लिखा है फाइनल इंट ए, तो इंट ए तो है ही, साथ में वो फाइनल हो चुका है ना। अब यदि आपका कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि फाइनल है, बट उसको आपने अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया, इनिशियलाइज करना मतलब उसमें कोई वैल्यू आपने स्टार्ट में नहीं दी है ना। तो हम उसको बोलेंगे अनइनिशियलाइज्ड फाइनल वेरिएबल या ब्लैंक फाइनल वेरिएबल हम बोल सकते हैं। अब ये जो वेरिएबल है इसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है ना, क्योंकि फाइनल वेरिएबल का मतलब यही होता है कि वो आपको एक बार जो वैल्यू आप दे देंगे उसको, फिर दोबारा आप उसको नहीं दे सकते, है ना। तो यदि आपने फाइनल वेरिएबल का यूज किया है और जैसे ही आपने उसको डिक्लेयर किया, आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है ना, तो फिर उसको इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लो, या उसको आप ब्लॉक में इनिशियलाइज कर लो, है ना। और यदि आपका फाइनल वेरिएबल स्टैटिक भी है, स्टैटिक मतलब क्लास की प्रॉपर्टी हो गई, है ना, तो स्टैटिक फाइनल इंट ए इस तरह से, तो आप या तो आप उसको वहीं इनिशियलाइज कर दें जब उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं स्टैटिक फाइनल, या अगेन आप उसको स्टैटिक ब्लॉक में इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फाइनल का मतलब ही होता है कि जो भी वैल्यू उसमें एक बार आ गई अब वो हमेशा रहेगी, मतलब ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा उस वैल्यू की जो वैल्यू, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, यानी कांस्टेंट जैसी रहेगी, है ना। तो इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, अदरवाइज तो आप यूज नहीं कर पाओगे, है ना। यूज करने के लिए आप में आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, और वैल्यू यदि आपने स्टार्ट में नहीं दी है तो हम उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में देंगे। और कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर बनता है, तो बस पहली बार में उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, है ना। और स्टैटिक है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर में नहीं होगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर हर बार चलता है, तो स्टैटिक के लिए फिर स्टैटिक ब्लॉक में आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इफ यू मेक अ वेरिएबल फाइनल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द फाइनल, ठीक है ना, इट विल बी कांस्टेंट। अभी देखते हैं क्या होता है कि कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, है ना। जैसे कि एक अपना एक सिंपल सा एग्जांपल है ना। मैंने क्या किया है, एक क्लास ली है बाइक नाम से, ठीक है। मैंने उसमें एक वेरिएबल लिया है स्पीड लिमिट, ठीक है, कैसा है, इंटीजर है ना। तो इंट स्पीड लिमिट, और मैंने उसको बोला है कि ये फाइनल है मेरा, तो फाइनल मैंने कीवर्ड का यूज कर लिया, इंट के आगे फाइनल मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना। तो ये जो है अपनी वैल्यू 90 मैंने यहीं के यहीं इसको दे दी, इनिशियलाइज भी कर दिया मैंने। यानी कि मैंने ये नहीं किया कि मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करूंगा या किसी ब्लॉक में यूज करूंगा, है ना, इनिशियलाइज करूंगा। मैंने क्या किया, जब भी इसको लिखा है स्पीड लिमिट को जैसे ही मैंने डिक्लेयर किया है, वहीं पर मैंने उसकी वैल्यू 90 रख दी।
अब स्पीड लिमिट 90 का मतलब ये है कि स्पीड लिमिट वेरिएबल को मैं अब चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको सिर्फ यूज कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम में, है ना। किसी भी मेथड में अपन स्पीड लिमिट नाम के वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अपन ये नहीं कर सकते स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 100, है ना, उसको आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे ही वेरिएबल जिसको आप कांस्टेंट रखना चाहते हैं या जिनकी वैल्यू आप फिक्स रखना चाहते हैं, तो उनको आप फाइनल कर सकते हैं। जैसे कि अपन बैंक की बात करते हो, बैंक में क्या होता है, अकाउंट नंबर आपका एक बार बन जाता है तो आप उसको चेंज नहीं करते, है ना। बैलेंस ऐसा होता है कि आप उसका घट सकता है, बढ़ सकता है ना, अकाउंट बैलेंस आपका, बट जो आपका अकाउंट नंबर है वो हमेशा कैसा होता है, फिक्स होता है। तो अपन उसको बोल सकते हैं ये फाइनल वेरिएबल है हमारा, ठीक है ना। तो फाइनल इंट स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 90 का मतलब ये है कि स्पीड लिमिट 90 हमारी कांस्टेंट हो चुकी है। ये हमारा एक मेथड है, रन है, फंक्शन है। अब मैंने इसमें क्या किया है, स्पीड लिमिट इज इक्वल टू 400, ठीक है ना। किसी भी मेथड में क्या होता है, आप अपने वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सेस कर लिया स्पीड लिमिट। अब इक्वल टू 400 किया मतलब आपने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है ना, रीडिफाइन करने की कोशिश की है किसको, स्पीड लिमिट, जो कि कैसी थी आपकी 90 थी, जो कि क्या था आपका फाइनल था, है ना। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यदि आप ऐसा करेंगे और फिर अपना प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा, आपको कंपाइलेशन एरर आएगी। अब बात करते हैं मेथड की। अभी हमने बात कर ली वेरिएबल्स की, ठीक है ना। वेरिएबल को क्या करते हैं अपन, फिक्स रखने के लिए फाइनल का यूज करते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। अब बात करते हैं मेथड की, तो मेथड भी आपकी फाइनल हो सकती है ना। अब वेरिएबल समझ में आ गया था कि भाई जो भी आपने वैल्यू दी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मेथड में ऐसा क्या होता है कि चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है ना कि जब आपके पास एक नाम की मेथड होती है और आप उसको दोबारा से किसी दूसरी क्लास में, है ना, उसको चेंज करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग बोलते हैं। यानी कि आपने कोई भी, जैसे बैंक है ना, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नाम की एक मेथड है, आपने पीएनबी में उसको किया इनहेरिट, तो आपने कर दी 9.1। आपकी कोई एसबीआई बैंक है, आपने उसको इनहेरिट किया तो आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दी 9.7, है ना। तो आपने क्या किया, उसको ओवरराइड किया। ओवरराइड करना मतलब अपने हिसाब से चेंज करना। तो यदि आप चाहते हैं कि कुछ हमारे पास मेथड ऐसी रहे जो एज इट इज हर जगह हो, है ना, उसे कोई चेंज ना करे, ठीक है ना, तो उसे हम बोलेंगे क्या, कि ऐसी मेथड जो ओवरराइड ना हो सके, तो हम उनको बोल सकते हैं फाइनल मेथड, है ना। तो आपने यदि किसी मेथड को लिखा और उसके आगे आपने फाइनल कीवर्ड को यूज किया है, दैट मीन्स कि आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अगेन एक प्रकार से कैसी होगी चीज, अनचेंजेबल, है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे कांस्टेंट वेरिएबल था, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वैसे ही मेथड आपकी फाइनल हो चुकी है, तो आप उसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइड करना मतलब चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। जैसे कि ये बाइक क्लास में ये मेथड रन है, ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, फाइनल लिख दिया हुआ है ना, फाइनल वाइड रन, यानी कि रन एक अब फाइनल मेथड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग, इसमें क्या कुछ नहीं हो रहा है, एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, रनिंग, है ना। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेथड है रन बाइक क्लास की, ये हमेशा यही रहे, इसको कोई चेंज ना कर सका, है ना, चेंज ना कर सके। जैसे कि मैंने एक क्लास बनाई होंडा, है ना, होंडा एक्सटेंड्स बाइक, इसने क्या किया, इनहेरिट किया है, ठीक है। तो बाइक की जो भी प्रॉपर्टी थी उसमें आ गई, यानी कि रन मेथड भी यहाँ पे आ गई। तो अब ये चाहता है इसको चेंज करना है ना, वॉइड रन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल रनिंग सेफली विद 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसमें क्या कुछ स्टेटमेंट था, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लिख दिया, यानी कि उसको ओवर कर दिया यहाँ पर। तो इनहेरिटेंस में अपन ने पढ़ा था ओवर राइडिंग होती है ना, मेथड ओवर राइडिंग होती है इनहेरिटेंस में। बट हम चाहते हैं कि जो मेथड हमने बना के दी है, यानी कि जो मेथड हम चाहते हैं कि कभी कोई इसको चेंज ना करे, एज इट इज ही यूज करे, तो उसको हम कर देते हैं फाइनल। अगेन एक कांस्टेंट मेथड की तरह आप लोग सोच सकते हैं ना, कि इसको कोई चेंज ना कर सके। यदि आपने ऐसा किया है तो आप जब कंपाइल करेंगे तो क्या आएगी आपके पास, कंपाइल टाइम एरर आएगी। अब ऐसे ही अपनी क्लास जो है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं ना। तो यू मेक एनी क्लास फाइनल, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, यानी कि वही बात होगी, चेंज नहीं करना है। तो चेंज कैसे होती है, आप इनहेरिट करते हैं तो चेंजेस हो जाते हैं इसमें, है ना। तो आपकी क्लास इनहेरिट ही नहीं होगी, ठीक है ना। यदि आपने किसी क्लास को फाइनल क्लास लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि उस क्लास को कोई इनहेरिट नहीं कर सकता, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ना ही उसकी कोई मेथड को ओवरराइड कर सकता है, ना ही उसको यूज कर सकता है कोई सब क्लासेस, है ना। तो जैसे कि फाइनल से आपको दिख रहा है फाइनल है, मतलब जो चीज़ है वो फाइनल है, यानी कि यदि कोई वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक बार रख दी गई तो वो फाइनल है, मतलब कोई इसको चेंज नहीं कर पाएगा। मेथड यदि फाइनल है दैट मीन्स उस मेथड को अब कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ऐसी यदि क्लास है तो उस क्लास को भी अब कोई इनहेरिट नहीं कर पाएगा, है ना। जैसे कि क्लास बाइक है, इसको मैंने बोला कि ये हमारी कैसी है, फाइनल क्लास है। अब यदि मैंने कुछ नहीं लिखा, बस ओपन और क्लोजिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिए, है ना। अब एक मैंने क्लास बनाई होंडा वन नाम से, इसमें मैंने लिखा एक्सटेंड्स बाइक, यानी कि ये जो क्लास है होंडा वन, ये बाइक को इनहेरिट कर रही है, कुछ भी उसमें अपना एडिशन कर रही है, कि रन मेथड उसने बना दी है ना।
तो अब यदि आप इसको कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा, अगेन एरर आएगी, है ना। यानी कि आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है ना। कुछ क्लासेस होती है अपन चाहते हैं इसको कोई इनहेरिट ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम देख सकते हैं फाइनल वेरिएबल, फाइनल कीवर्ड से क्या क्या हो रहा था। वेरिएबल्स फाइनल हो रही थी, मेथड्स फाइनल हो रहे थे, और क्लासेस। अब हम बात करते हैं अगेन फाइनल वेरिएबल्स की, है ना। हमने सिर्फ उसको यूज किया था। यदि हमने फाइनल वेरिएबल लिखा हुआ है और हमको चाहिए कि उसमें कुछ वैल्यू को हम इनिशियलाइज करें, है ना, तो कैसे कैसे कर सकते हैं उसके हम तरीके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 3 तरीके हैं ना, देयर आर 3 ways टू इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल। यू कैन इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। अपन इसको कर ही चुके हैं ना, अपन ने भी स्पीड लिमिट इक्वल टू 90 किया था, तो अपन ने तभी डिक्लेयर करी था फाइनल इंट स्पीड लिमिट इक्वल टू 90, है ना। तो यू कैन इनिशियलाइज अ फाइनल वेरिएबल व्हेन इट इज डिक्लेयर। एक तरीका तो हमारा वो था जो हमने कर लिया है। दूसरा तरीका, अब ब्लैंक फाइनल वेरिएबल, यानी कि जो कि इनिशियलाइज ही नहीं हुआ, उसी की हम बात कर रहे हैं ना। इट कैन बी इनिशियलाइज इनसाइड इंस्टेंस इनिशियलाइजर ब्लॉक। मतलब इनिशियलाइजर ब्लॉक होते हैं या फिर इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर, है ना, उसके अंदर हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी कि आपने देखे होंगे ना, ब्लॉक्स होते हैं जावा में, स्टैटिक ब्लॉक होते हैं, इनिशियलाइजर ब्लॉक होते हैं ना। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक में क्या होता है, जो भी आपके फाइनल वेरिएबल्स हैं उनको आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। यदि आपको वहां नहीं करना तो आप कंस्ट्रक्टर में कर सकते हैं। यदि आपके पास फाइनल वेरिएबल हैं बट वो कैसे स्टैटिक हैं, तो उनको आप इनिशियलाइजर ब्लॉक ना बोल के आप क्या कहेंगे, स्टैटिक ब्लॉक में आप उनको इनिशियलाइज करेंगे ना। अपन देखते हैं इनको आगे प्रोग्राम में। जैसे कि ये है हमारा एक प्रोग्राम है, इसको हम इसमें हम इनिशियलाइज करते हैं अपने फाइनल वेरिएबल्स को, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं अपन, थ्रेशोल्ड नाम का एक वेरिएबल है जो कि कैसा इंटीजर वेरिएबल है, और कैसा है ये, फाइनल है। तो फाइनल इन थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 5। ये हमारा पहला तरीका है कि जहां आपने डिक्लेयर किया है आपने वहीं उसको इनिशियलाइज कर दिया 5 से, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका देखते हैं, फाइनल इंट कैपेसिटी। अब इंट कैपेसिटी एक हमारा अगेन इंटीजर वेरिएबल है कैपेसिटी, इसको मैंने लिखा है फाइनल। ये देखो आप यहाँ पे कोई मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इसको इनिशियलाइज करने का क्या तरीका है, मैं इसको कर सकता हूँ कहाँ पर, इनिशियलाइजर ब्लॉक में। तो ये जो है आपका ओपनिंग कर ली ब्रसेस, ये हमारा एक ब्लॉक है। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, कैपेसिटी इक्वल टू 25, मैंने ये 25 यहाँ ना रख के मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक है। तो कैपेसिटी इक्वल टू 25। फिर एक और मेरे पास है मिनिमम करके फाइनल वेरिएबल, है ना। तो मिनिमम को भी मैंने क्या किया, यहाँ पे नहीं किया है, इसको मैंने कहाँ किया है, पब्लिक टेस्ट मिनिमम इक्वल टू -1। अब पब्लिक टेस्ट मतलब क्या है, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट। यानी कि टेस्ट क्या हुआ, ये हमारा कंस्ट्रक्टर हुआ। तो हम कंस्ट्रक्टर में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं किसको, फाइनल वेरिएबल को। तो मिनिमम इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कंस्ट्रक्टर था। जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और जैसे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी आपका ये चलेगा, मिनिमम इक्वल टू -1। यानी कि जो भी इसका फाइनल वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपकी इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इसको आप दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, है ना, कभी भी। फिर आता है आपका स्टैटिक फाइनल वेरिएबल, ठीक है। अब ये मान लो डबल पाई है, इसे पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 के आगे और भी होता है ना। तो यदि मैं उसकी बात करूं तो पी आई पाई इक्वल टू 3.14 मैंने यहीं कर दिया है ना, स्टैटिक फाइनल डबल पाई इक्वल टू 3.14। तो ये हमारा कैसा है, फाइनल वेरिएबल है। इसको अगेन आप बाद में कहीं चेंज नहीं कर सकते, आप इसको डायरेक्टली यूज करें, है ना। जैसे आपको कोई पाई 2 पाई आर है, आपका पैरामीटर है किसी सर्कल का, तो आपको निकालना है, तो आप क्या करें, 2 × पाई × आर। तो ये आप पाई यूज कर सकते हैं। उस पाई की जगह पे क्या हो जाएगा, 3.14 अपने आप कंपाइलर आपका रिप्लेस कर देगा। ये मैंने यहाँ बता दिया आपको कि ऐसे कर सकते हैं। अब एक और है, मान लो स्टैटिक फाइनल डबल ईसी, एक और वेरिएबल है ईसी डबल वेरिएबल है, जो कि कैसा मैंने बताया स्टैटिक फाइनल है। तो इसको या तो आप यहीं कर दें इसको इनिशियलाइज, क्योंकि स्टैटिक है तो ये कंस्ट्रक्टर में नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो हर ऑब्जेक्ट के लिए चलता है। पर स्टैटिक क्या होता है, क्लास की प्रॉपर्टी, हाँ सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक ही स्टैटिक होता है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैटिक ब्लॉक में इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो स्टैटिक ब्लॉक में कुछ नहीं, तो एक ब्लॉक होता है, उसके आगे आपको स्टैटिक लिखना होता है, स्टैटिक कीवर्ड लिख देंगे आप। और एक ब्लॉक है, जैसे ये ब्लॉक है वैसे ये ब्लॉक है, बस इसमें क्या है, स्टैटिक है। यानी कि ये जो वेरिएबल है कैसा है आपका, स्टैटिक वेरिएबल है ना। तो स्टैटिक फाइनल है आपका, तो इसमें हमने इसी इक्वल टू 2.3 कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 तरीके से आप अपने फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला, जब उसको डिक्लेयर कर रहे हैं यही कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये थ्रेशोल्ड इक्वल टू 5 और पाई इक्वल टू 3.14। दूसरा, आप इस इनिशियलाइजर में कर देते हैं, इनिशियलाइजर ब्लॉक में आप कर सकते हैं, जैसे कैपेसिटी है और आपका ईसी है,
तो कैपेसिटी को आपने 25 यही कर दिया, पर ईसी जो आपका स्टैटिक है तो स्टैटिक ब्लॉक में करना पड़ेगा, है ना, मिनिमम है। अब तीसरा क्या होता है आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यहाँ पे मिनिमम को इनिशियलाइज किया है। अब ये हमारे क्या थे, देखा जाए तो ये जो थे हमारे थ्रेशोल्ड, कैपेसिटी, मिनिमम, है ना, ये हमारे क्या थे, इंस्टेंस वेरिएबल थे। आपको मैंने बता दिया इसके पहले भी, पहले क्लासेस में, कि इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, जो कि आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है ना। तो थ्रेशोल्ड, कैपेसिटी, मिनिमम, या फिर क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। ये आपके स्टैटिक वेरिएबल्स है ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल को आप इनिशियलाइजर ब्लॉक या कंस्ट्रक्टर से आप यूज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। स्टैटिक को आप स्टैटिक ब्लॉक से वहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपने वेरिएबल्स पढ़े थे लोकल वेरिएबल, है ना। तो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं किसी मेथड के अंदर यदि आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यूज किया, तो आपके वो लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। या किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने यूज किया तो वो भी लोकल वेरिएबल हो जाएंगे। या आपने जो पैरामीटर पास होते हैं वहां पे आप जो यूज करते हैं वो भी लोकल वेरिएबल होते हैं, है ना। उनका स्कोप लोकल होता है, उसी फंक्शन तक होता है या उसी कंस्ट्रक्टर तक होता है, उसके बाद उसका यूज होता नहीं है ना। तो लोकल वेरिएबल को यदि आपको फाइनल बनाना है तो आपको कोई इनिशियलाइजर ब्लॉक नहीं मिलेगा यहाँ पर, है ना। आपको उसको वहीं इनिशियलाइज करना पड़ेगा जहां वो डिक्लेयर होते हैं, है ना। तो इफ लोकल वेरिएबल इज फाइनल देन यू नीड टू इनिशियलाइज द फाइनल वेरिएबल इन द डिक्लेरेशन इटसेल्फ। जहां आपने उसको डिक्लेयर किया वहीं आपको उसको इनिशियलाइज भी करना है। जैसे कि ये हमारा फंक्शन है कोई फन नेम, तो इसमें मैंने एक बनाया है मैक्स नाम का वेरिएबल, कैसा, फाइनल। तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू 100, मुझे यहीं पे इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं कोई स्टैटिक ब्लॉक बनाऊं, क्योंकि ये कोई आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है ना कि आपका प्रोग्राम जब रन होता है तो आप इनिशियलाइज कर दें, है ना। ये फंक्शन जब कॉल होगा तभी इसका यूज होगा ना मैक्स का। जब फंक्शन कॉल होगा तो फिर कहाँ इनिशियलाइजर कॉल होगा या कोई ब्लॉक कॉल होगा, है ना। जब भी फंक्शन कॉल होगा तो आपको वहीं के वहीं इसको यूज करना है, इसको यानी कि इसको इनिशियलाइज करना है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है फाइनल कीवर्ड के बारे में, है ना। अब हम और आगे चलते हैं और एक और हमारा टॉपिक उसको हम कवर कर लेते हैं आज, है ना, जो कि हमारा है फाइनलाइज मेथड, है ना। तो फाइनलाइज मेथड क्या होता है, इट इज अ मेथड दैट द गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज कॉल्स जस्ट बिफोर द डिलीशन या डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन। अब गार्बेज कलेक्टर की बात आई तो मैं आपको बता देता हूँ गार्बेज कलेक्टर क्या होता है। आपको जब मैंने स्टार्टिंग में जावा के फीचर्स बताए थे तो मैंने बताया था कि इसमें गार्बेज कलेक्शन होता है, जो कि आपका क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, या यूं कहें कि जो भी आपके अनयूज्ड मेमोरी हैं उनको ये फ्री करता है ना। जैसे आपके सी प्लस आपको फ्री करने पड़ते थे, आपको मैन्युअली या एक्सप्लिसिटली करने पड़ते थे ना। यहाँ पे क्या होता है, जावा का कंपाइलर खुद ऑटोमेटिक उसको क्लीन करता रहता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट या वेरिएबल या रेफरेंस अनरीचेबल है, यानी कि आप जिसका यूज ही नहीं है, वो नल हो चुके हैं या वहां तक रीच ही नहीं कर रहे हैं ना, आपका प्रोग्राम कोई भी कंट्रोल वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो क्या करता है जावा का कंपाइलर, आपका गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है और गार्बेज कलेक्टर उनको क्या करता है, फ्री करता रहता है ना। तो गार्बेज कलेक्टर यदि किसी ऑब्जेक्ट को फ्री कर रहा है तो आप यदि चाहते हैं कि कुछ मेथड ऐसी हैं कि जो उसको फ्री करने के पहले जरूर कॉल हो जाए, यानी कि कुछ काम है जो कर हो जाए, है ना, उसके बाद वो फ्री हो, तो उन मेथड को हम क्या कर सकते हैं, फाइनलाइज लिख सकते हैं, है ना। तो फाइनलाइज मेथड एक ऐसी मेथड है जो कि आपकी रन होती है किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने के या डिलीट होने के पहले, है ना। तो फाइनलाइज का मतलब होता है एक बार कम से कम वो मेथड चलेगी ही चलेगी, है ना, जब आपका ये कोई ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है उस क्लास में वो मेथड फाइनलाइज मेथड चलेगी। अब चूंकि ये मेथड आपकी ऑलरेडी बनी हुई है तो आप उसको हमेशा ओवरराइड कर सकते हैं, है ना। ये आपकी एक फाइनलाइज मेथड जो है ऑब्जेक्ट में बनी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास है ना, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर एक मेथड होती है फाइनलाइज करके, तो उसमें बनी होती है। तो उसको आपको यदि चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में फाइनलाइज यूज करना चाहते हैं तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हर एक क्लास की पेरेंट क्लास है ना, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं, तो आप अपनी फाइनलाइज मेथड बना सकते हैं। तो फाइनलाइज कोई कीवर्ड नहीं है, एक ऑलरेडी मेथड है, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं ना। एक बार हम देखते हैं पीपीटी अपनी। इट इज अ मेथड, फाइनलाइज मेथड, है ना, that the garbage collector always calls just before the deletion or destroying the object which is eligible for garbage collection। जो garbage collection के लिए एलिजिबल है, यानी कि जो फ्री हो सकता है उसी को, है ना, हर किसी को नहीं है। once the finalized method completes immediately garbage collector destroy the object, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, उसके लिए फाइनलाइज मेथड कॉल होगी, और ऐसी फाइनलाइज मेथड अपनी कॉल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी इसकी कॉल, तो तुरंत ही वो गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा उस ऑब्जेक्ट को। फाइनलाइज मेथड इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास एंड इट्स सिंटैक्स इज दिस, यानी कि जो मेथड मैंने बताया कि कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर होती है ना। तो सिंटैक्स क्या है, प्रोटेक्टेड है ये,
है, इसको हर कोई सब क्लास में यूज कर सकता है, जो भी इसको इनहेरिट करता है, हर एक क्लास ही ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज थ्रोज थ्रोएबल, ठीक है, ये थ्रोज आपके एक्सेप्शन है, वो अपन इसको देखेंगे, है ना। तो कुल मिला के एक मेथड है फाइनलाइज करके, जो कि आपकी ऑब्जेक्ट क्लास में है, जिसका कि सिंटेक्स ये है, इसमें कुछ हो नहीं रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। देखो, आपको यदि कुछ कराना है तो आप अपनी क्लास में इसको दोबारा से इसको रीडिफाइन करें, यानी कि उसको ओवरराइट करें, है ना, और आप अपनी लिख सकते हैं मेथड। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो तो क्या कॉल हो जाए, ये वाली मेथड मेरी कॉल हो, वाइड फाइनलाइज। इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइनलाइज मेथड ओवरराइडन, है ना। तो फाइनलाइज मेथड जो थी आपकी ऑब्जेक्ट क्लास में थी, ठीक है, इस तरह से थी जिसमें कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ओवरराइड कर दिया, कहाँ पर, अपनी क्लास में, क्लास हेलो में। कैसे कर सकते हो, मैंने तो एक्सटेंड लिखा ही नहीं है, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट इज अ सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास, है ना। तो जो भी आप बना रहे हैं क्लास, हेलो क्लास बनाई जैसे आपने, तो उसकी सुपर क्लास क्या है, आपकी ऑब्जेक्ट क्लास है। तो उसमें जो मेथड है फाइनलाइज, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप या तो उसको डायरेक्टली यूज करें, तो डायरेक्टली यूज करेंगे तो क्या होगा, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ काम ही नहीं होगा, है ना। आप चाहते कुछ हमारी तरफ से कुछ हम करना चाहते, ऐड करना चाहते, तो आपने उसको कर दिया ओवरराइट। ओवरराइट करना मतलब दोबारा से उसको लिखना, वाइड फाइनलाइज, और जो भी आप कराना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है, फाइनलाइज मेथड ओवररिडन, है ना। तो क्या इसमें मेन फंक्शन है, मैंने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, ठीक है ना, और मैंने उसको नल कर दिया। अब नल करना मतलब ये होता है ना कि उसको कोई रेफर नहीं कर रहा, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें मैंने इसको, ये मैंने यहाँ बनाया था ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट, और मैंने रेफर कराया था ओबीजे से अपने, ठीक है ना, रेफरेंस वेरिएबल से। अब मैंने क्या किया, उस रेफरेंस वेरिएबल को नल कर दिया है। पहले ओबीजे बनाया था मैंने, उसमें कुछ रेफर कराया था, अब मैंने क्या किया है, ओबीजे में नल कर दिया, मतलब जो रेफर कर रहा था उसको, वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया ना, अब उसको मैं रीच नहीं कर सकता। अब जो न्यू वैल्यू बनाया था वहां तक मैं रीच नहीं कर पा रहा हूँ, इट इज नॉट रीचेबल अब, है ना। तो अब गार्बेज कलेक्टर अपना क्या है, ऑटोमेटिक बीच बीच में कॉल होता रहता है, देखता रहता है कि आपके पास कोई ऐसी चीजें तो नहीं जो अनरीचेबल है। तो ये देखो, ये अनरीचेबल है ना। तो यहाँ पे आप यदि कॉल नहीं करते हैं गार्बेज कलेक्टर को, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली बीच में कॉल करता रहता है ना। जरूरी नहीं कि करे वो, बट कर सकता है ना। तो यदि आप चाहते हैं कराना, तो रिक्वेस्टिंग जीवीएम टू कॉल गार्बेज कलेक्टर मेथड, तो अपन क्या करेंगे, सिस्टम डॉट जीसी, ये एक फंक्शन कॉल है या मेथड है जीसी, है ना। तो ये गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर रहा है। तो ये जब कॉल होता है तो ये क्या करता है, आपके प्रोग्राम को देखेगा, आपके प्रोग्राम में यदि कोई ऑब्जेक्ट या कोई रेफरेंस ऐसा है जो कि अनरीचेबल, तो उसको फ्री करता है। अब चूंकि फ्री करना होता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट या इस क्लास की फाइनलाइज मेथड कौन सी हमारी, ये है। तो इसमें क्या है, लिखा है फाइनलाइज मेथड ओवर, तो ये हमारी कॉल हो जाएगी और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि जो गार्बेज कलेक्टर का कॉल है, ये जरूरी नहीं कि आपका कॉल हमेशा हो। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम ये कॉल करते हैं जीसी, है ना, तो ये एक रिक्वेस्ट है ना, ये जेवीएम को रिक्वेस्ट कि आप गार्बेज कलेक्टर को कॉल कर दें, जो भी गार्बेज है उसको हटा दें। बट ये कोई एक फोर्स नहीं है या कोई ऑर्डर नहीं है कि आपको कॉल करना ही करना है। तो जरूरी नहीं कि हर बार कॉल हो, बट इट्स अ रिक्वेस्ट, तो ये कॉल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो आप जब इसको रन करेंगे तो हो सकता है कभी आउटपुट आए आपका, कभी ना आए, है ना। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम समरी देख लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है मेनली फाइनल कीवर्ड क्या होता है। तो फाइनल कीवर्ड आपका होता है, या तो आप उसको वेरिएबल के आगे लगा दो, या आप उसको मेथड्स के आगे लगा दो, या आप उसको क्लासेस के आगे लगा दो। यदि आपने उसको वेरिएबल के आगे लगाया है तो क्या हो जाएगा, वो वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा। यदि आपने मेथड के आगे लगाया तो मेथड को कांस्टेंट बनाना है, यानी कि उसको कोई चेंज ना कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंट ओवरराइडिंग। तो उसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता है। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं कि क्लासेस को कोई इनहेरिट ना कर पाए ना, तो प्रिवेंट इनहेरिटेंस यदि आप चाहते तो आप उसको क्या करेंगे, क्लासेस को फाइनल बना देंगे। और फाइनलाइज मेथड हमने पढ़ी थी, उसमें क्या पढ़ा था कि अ, जब भी कोई गार्बेज कलेक्टर कॉल होता है, जब किसी प्रोग्राम में कोई गार्बेज कलेक्शन का काम होता है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई रेफरेंस अनरीचेबल होता है, तो आप चाहते कोई एक मेथड हमारी जरूर एक बार लास्ट टाइम कॉल हो जाए, जिससे कि कुछ हमारे ज़रूरी काम है, या हो सकता है हमें कुछ डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज करने हैं, है ना, नेटवर्क में हमारे कुछ कनेक्शन क्लोज करने हैं, है ना। तो हमको वो क्लोज करने होते हैं, फिर आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो। तो इसलिए हमारी फाइनलाइज मेथड होती है। तो आज का हमारा असाइनमेंट है, आज की हमारी क्लास ओवर हो गई है। आज का असाइनमेंट है कि आप एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आप सर्कल का एरिया निकालें, जिसमें आप पाई, एक वेरिएबल है उसका यूज करें, ठीक है ना। पाई कैसा रहेगा, ऑब्वियसली कैसा रहेगा, फाइनल वेरिएबल, ठीक है। तो आपको पाई आर स्क्वायर करके निकालना है, तो आप उसको फाइनल वेरिएबल का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे आपका इंटरफेस, है ना, कि इंटरफेस क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है ना।
और आपके लिए कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स हैं, आप इस लिंक से आप जा सकते हैं, गीक्स फॉर गीक्स की वेब लिंक मैंने दी है। ये मेरी एक बुक है, मतलब मेरी नहीं, एक बुक है, रेफरेंस बुक है ना, द कंप्लीट रेफरेंस बुक्स बाय हार्वर्ड शील्ड है ना, इससे आप पढ़ सकते हैं। ये मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप इससे भी आप जावा को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय।